मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जिला के लोग प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हम 1 लाख लोगों को उद्योग लगा करके रोजगार देने का यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब राधे श्याम और अमित भी चुनाव लड़ेगा और एक तरफ कैफ अली और आखिल और मुशाहिद नेतागण की कुर्सी खतरे में है। तो अब यहाँ की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। हेलो नमस्कार आदाब, एसएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम अभी हैं सीतामढ़ी के नानपुर ब्लॉक के फैजपुर ग्राम में। एक युवा क्रांतिकारी कारी मोहम्मद मुसाहिद रजा जी ने अपना नॉमिनेशन भरा है। उनका हम ये विचार जानना चाहेंगे कि एक युवा होते हुए ये इतना बड़ा 17 प्रखंड का ब्लॉक जिला है, उसके बावजूद भी ये इतना युवा में के बीच इतना पकड़ है, लोगों के लिए दिल में इतना रहम रखते हैं और इन्होंने अपना नॉमिनेशन एज ए लोकसभा एमपी की कैंडिडेट के रूप में इन्होंने दायर किया। इनसे जानना चाहेंगे कि इनका उद्देश्य जो लोकसभा क्षेत्र है अपना सीतामढ़ी, उसमें क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या? सबसे पहले मैं एसएस नेशनल न्यूज़ का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन खैर मकदम करता हूं, जो आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आप यहां पर उपस्थित हुए। लोकतंत्र के महापर्व की देशवासियों को, खासकर ज़िला सीतामढ़ी वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कि न कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा, गरीबों के मसीहा आदरणीय अरविंद बालू विश्राम जी, जिन्होंने मुझे बीजेपी देश जनहित पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका दिया। क्योंकि सीतामढ़ी की जो समस्या है, ये जितनी भी सेकुलर पार्टियां, ये बड़ी पार्टियां हैं, इन्होंने लंबे लंबे वादे किए मगर उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस सीतामढ़ी की लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि जो नेतागण हैं आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, वो ये दावा करते हैं कि जनसेवा जन सहायता करते हैं, सोशल वर्कर सोशल एक्टिविस्ट हैं, मगर जब चुनावी माहौल होता है तो वो लोगों के बीच आते हैं, मगर पूरे 5 साल क्षेत्र में वो क्षेत्र भ्रमण नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव जो है वो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हो, अपराध को मुक्त करने के लिए हो और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हो। आप मुझे बता दीजिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ज़िला में क्या कोई बीटेक, एमटेक, एलएलबी, डीएलएड, बीएड कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्या हमारे ज़िला के अंदर में एम्स हॉस्पिटल या एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं? हमारे ज़िला के अंदर में सीतामढ़ी में एयरपोर्ट होना चाहिए कि नहीं? लोगों को, यात्री जो सफ़र करते हैं वो कभी पटना उतरते हैं और अब दरभंगा बन गया है तो दरभंगा उतरते हैं, उन्हें अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट संबंधित समस्या हो, उनसे भी लड़ना पड़ता है। एक मजदूर तबका जो 300-400 रुपए महीना कमा, जो 300-400 रुपए रोज, ये है कि जो व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके 300-400 रुपए कमाते हैं, मगर उनको डॉक्यूमेंट संबंधित समस्याओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे जिला के अंदर में जो है 6 विधानसभा आता है लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, वैसे 8 विधानसभा है। मैं यकीन दिलाता हूं कि हम 6 विधानसभा में कैरियर सोल्यूशन के नाम पर एक ऑफिस डालेंगे और वहां पर हमारे आदमी मौजूद उपस्थित होंगे, जहां उनको डॉक्यूमेंट संबंधित समस्याएं आती हैं उसको हल करने का काम करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जिला के लोग प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हम 1 लाख लोगों को उद्योग लगा करके रोजगार देने का काम करेंगे। हम आपको बता देते हैं कि छात्र एवं छात्राएं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे बच्चे और ऐसी बच्चियों को, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए 25,000 छात्र को फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देने और दिलाने का काम करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे जिला में जो विधवा है, जिनके शौहर इस दुनिया से जा चुके हैं, ऐसी विधवाओं को जिनके पास 18 साल से छोटे बच्चे हैं, हम उन विधवाओं को 3,000 रुपए दिलाने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ रोड नाले का निर्माण हो, चाहे जिस तरीके की भी समस्या हो, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि वहां पहुंचकर हर संभव सहायता प्राप्त करने का काम करेंगे। इसलिए इस बार का चुनाव जो है वो जातिवाद पर नहीं होगा। ये कभी नहीं चाहते कि गरीब, दलित, शोषित और अल्पसंख्यक समाज कलम पकड़ ले, इसलिए कि अगर कलम पकड़ लेगा तो अपने हुकूक और अपने अधिकार की बात करेगा। ये वंचित रखना चाहते हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब राधे श्याम और अमित भी चुनाव लड़ेगा और एक तरफ कैफ अली और आखिल और मुशाहिद रेहान, कोई भी चुनाव लड़ेगा। जरूरत इस बात की है
कि जो नेतागण टेंडर लेते हैं और एंड कमीशन एजेंट हैं, वो अपने वोट के मालिक है। स्वतंत्र देश में, आजाद भारत में, लोकतांत्रिक देश में उन्हें अपने मत का प्रयोग है, करने का हक है और अधिकार है। मगर आज लोगों को मोटिवेट और ब्रेन वॉश किया जाता है, प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तौर पर हवा बनाने की साजिशें रची जाती हैं कि संविधान खतरे में है। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न संविधान खतरे में है, बल्कि उन नेता की जो है, उन नेतागण की कुर्सी खतरे में है। तो अब यहाँ की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है, बेदार हो चुकी है, किसी के झांसे में नहीं आएगी और प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तहत लोग अब नहीं आने वाले हैं। जिस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो भिंडी और आलू और टमाटर को देखते हैं। मैं जनता मालिक से कहना चाहूंगा कि अगर आप वोट देने जाएं तो इस लोकतंत्र के महापर्व में हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप कैंडिडेट को जरूर देखें, क्योंकि मीठा दूध पी करके भी सांप डस लेता है। इसी तरीके से ये सेकुलर पार्टियां के नेता, इन्होंने आपको डसने का काम किया है, आपको ठगने का काम किया है। आप नेता नहीं बेटा चुने और जनता का जो सेवक होगा, जो जनता के बीच रहे, जो जनता की समस्याओं को सुनने का काम करे, आप ऐसे कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे तभी। क्योंकि आप अपने वकार को, अपनी रेपुटेशन को, अपनी इमेज को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो वो प्रणाम आदाब सलाम करेंगे, मगर पूरे 5 साल आपको करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति को आप जिताने का काम करें जो आपको पूरे 5 साल प्रणाम करता हुआ नजर आता है। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी आप जो है बिल्कुल भी आप जो है उनको जिता करके, विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आप इसमें आपको जो है अपने आप की ताकत का मुजाहिरा करना पड़ेगा और इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। जैसे ही आप इनको अपनी ताकत दिखाएंगे, इसीलिए ताकत दिखाएंगे क्योंकि यहाँ की गरीब आवाम, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित जो हैं वो तकरीबन 80% हैं और ये लोग वोट करते हैं। यदि अगर इनका सहयोग और समर्थन रहा तो ये सीतामढ़ी में जो है तीसरा विकल्प बनने जा रहा है, क्योंकि सभी को यहाँ की जनता ने देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अडानी और अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति का जो है कर्ज माफ कर दिया जाता है, एक गरीब का कर्ज क्यों नहीं माफ किया जाता है? और वहां रिकवरी एजेंट पहुंच करके उनको अभद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी के घर में लॉक लगाने की बात की जाती है, किसी के यहाँ से बैल भैंस और उनके यहाँ के जानवर को उठा करके ले जाना की कोशिश की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, आत्महत्या पे मजबूर किया जाता है। मैं यकीन दिलाता हूं कि डीजेपी देश जनहित पार्टी यानी मुशाहिद रजा अगर यहाँ से चुनाव जीतता है तो ऐसे रिकवरी एजेंटों को जिन्होंने प्रताड़ित करने की कोशिश की, उनको हम भगाने का काम करेंगे और सदन में आवाज उठा करके इन गरीबों के कर्ज को माफ कराने का काम करेंगे। किसान अन्नदाता होता है, किसानों के कर्ज को माफ नहीं किया जाता है। मैं उन किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, और उसूलों पर जब आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अभी हमारे साथ है मुशाहिद रजा जी। यहाँ पर जो देखा जाए कि जितने भी इंडिया लेवल पे हो या आपको बिहार लेवल पे हो, सीतामढ़ी के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जबकि इसकी पहचान सीता माता के जगत जननी के वजह से पूरे संसार में है। लेकिन सीतामढ़ी में आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी एक ओवर ब्रिज नहीं बन सका है, इसका क्या कारण? इसकी अहम वजह मैंने वही कहा है कि ये जो भी नेतागण हैं और जो भी पार्टी, लोकतांत्रिक देश में पार्टी बड़ी नहीं है, जनता की ताकत बड़ी है। जनता से पार्टी है, पार्टी से जनता नहीं है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक, आप पुल की ही बात नहीं करें, आप नदी देख लें, रोड के निर्माण को देख लें। अभी आप आए होंगे हमारे यहाँ इस्लामपुर से फैजपुर की तरफ जो रोड जा रहा है, आप उसके हालात को देख ले। हमारे पंचायत में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का निर्माण हो चुका है मगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इतने बड़े पंचायत में जनसंख्या है, या एम्बुलेंस जो है मुहैया नहीं कराई गई है। तो लगभग हम जो है 600 गांव घूम चुके हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब हम लोगों के पास गए और जिस तरीके से आश्वासन मिला और जब हमने उनकी समस्याओं को सुना, तो वाकई में जो है ये एक हैरत अंगेज बात है कि ये नेतागण कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है समस्या। हाँ, तो ये लंबे लंबे वादे करते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख खाते में आएंगे, नहीं आया। उन्होंने कहा था कि रोजगार 2 करोड़ लोगों को देंगे, नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर कोई नेतागण अगर काम करने के लिए आते हैं और मखलूक खुदा और बंदे खुदा से अगर इनको मोहब्बत है और एक मानव और मानवता से मोहब्बत है, तो लाइए मैं कहता हूं कि लिख दे। मगर मुशाहिद रजा आपको डीजेपी देश जनहित पार्टी का जो कंसेप्ट है
लिख के देने को तैयार है कि जितना वादा किया है मैंने ये सारे काम को करके दिखाऊंगा। अगर नहीं किया तो यदि जो जनता मालिक इस कुर्सी पे बैठाना जानती है वो कुर्सी से गिराना भी जानती है। इसलिए विकल्प आपको बनाना होगा, अपनी ताकत दिखाना होगा, धर्म से उठकर, जाति से उठकर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अभी मां जानकी की बात किया, बिल्कुल ये सीतामढ़ी की धरती जो है वो मां जानकी की धरती है। मैं आपको यूक्रेन और अमेरिका और लंदन, फ्रांस नहीं लेके जाऊंगा, मगर 543 सीटों में मैं आपको बताता हूं अव्वल नंबर पर सीतामढ़ी का नाम को रोशन करके दिखाऊंगा। जितने वो 543 सांसदों में 542 सांसद काम नहीं कर पाएंगे, यकीन दिलाता हूं मैं कि मेरे अंदर जो जोको शौक और जज्बा है वो सीतामढ़ी के आवाम को करके दिखाऊंगा मैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें हमारी जो जन अलायंस की टीम होगी, अलायंस की जो पार्टियां हैं वो 400 पार करेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हालात, आप महंगाई देख लीजिए, लोग प्लाइन कर रहे हैं, गैस का देख लीजिए आप दाम किस तरीके से बढ़ रहा है, और मजदूर की मजदूरी लोग कहते हैं कि बढ़ गई है। आप मनरेगा रेट में जाएंगे 274 रुपए। क्या एक मजदूर की मजदूरी 274 रुपए में क्या भरण पोषण किया जा सकता है? तो वो लोग जो है हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 400 पार क्या, मैं कहता हूं आपको कि 200 प्लस नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी जी की सीट पूरे 543 में से 200 प्लस नहीं आएगा। लाइए मैं लिख देता हूं आपको, क्योंकि ये मेरी भविष्यवाणी है। तो ये प्रोपेगेंडा एजेंडा के तहत जो कुछ गोदी मीडिया है वो हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में दो पार्टियां मुख्य तरह है, आरजेडी है और जदयू है। जदयू का कहना है, श्री नीतीश कुमार का जो सीएम है उनका कहना है कि हम अल्पसंख्यकों समाज के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अल्पसंख्यक समाज वोट हमको देंगे। साथ ही आरजेडी का कहना है कि एमवाई समीकरण के तहत मुस्लिम समाज हमको वोट देंगे। इस पर आपका क्या मत है? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने ये कहा था जब जातीय जनगणना कराया था, उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी जनसंख्या है ना में हिस्सेदारी, उनको उतनी मिलेगी भागीदारी। हमारी आबादी, खासकर जिस जगह पर आप उपस्थित हैं, यहाँ 23% है। उसके बावजूद भी आजादी के बाद से लेकर अब तक इन्होंने किसी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। दूसरी बात हम आपको ये कहना चाहेंगे कि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। आज ये मुसलमानों को बी टीम और ए टीम तो कह देते हैं ये सेकुलर पार्टियां, मगर पिछले 10 सालों से पूर्व सांसद माननीय आदरणीय अर्जुन राय जी चुनाव हार रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि पिछली बार का जो चुनाव रहा, ये 39 सीटें जो है इनके हाथों से चली गई, और एक सीटें वहां से जीते सीमांचल से, जहां 70% मुसलमान था। तो अब मुझे ये बताइए कि एम वाई समीकरण नहीं, इनको कहिए कि एम को हटा दे, वाई एम कर लें। क्योंकि अगर ये एम वाई होता, पहले एम है और बाद में वाई है, तो इन्होंने 10 टिकट लिया, इनके 10 उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम को दिया कितना? कांग्रेस ने 2 और 2 इन्होंने, यानी 40 में से 4। 40 में से कितना मिला? 4। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि जिसकी पूरे बिहार में आबादी है 18%, उसे मिले 4 और आपको मिले, और मुकेश सहनी, जो मुकेश सहनी समझ लीजिए 2.5% वाला, उनको 3 सीट जो है उन्होंने दे करके हेलीकॉप्टर पे जो है घुमा रहे हैं। तो बताइए क्या अल्पसंख्यक समाज जो है उनको सपोर्ट और सहयोग करेगी? इस बार ये रेपुटेशन की लड़ाई है, इस बार ये वजूद की लड़ाई है। कौन जीतता है कौन हारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बार हम उसे सपोर्ट यहाँ की जनता करेगी, उसे सहयोग करेगी जो जनता को और खासकर अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज को सपोर्ट और सहयोग करेगा। जो हमें टिकट देगा, हम परिवर्तन देंगे। एक मुख्य समस्या है कि जो हम लोग का क्षेत्र है नानपुर का और सैदपुर का, इसमें मुख्य समस्या है डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके वजह से लोगों को या तो दरभंगा जाना पड़ता है ग्रेजुएशन के लिए, या सीतामढ़ी या मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। इसमें मुख्य समस्या छात्राओं का आता है। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा वही तो कहना है सर, कि ये कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना। तो 17 साल बनाम 17 महीना, इनके माता पिता भी जो है पूर्व सीएम जो है चीफ मिनिस्टर ये रह चुकी हैं। उसके बावजूद भी 15 साल में इन्होंने विकास नहीं किया, और अब ये दावा करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। ठीक है, आपने टीचरों की बहाली की, बहाली होनी चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि बरसों से जो है बहाली नहीं हुई थी, आपने बहाली की, मगर बहाली का ये मकसद नहीं कि आप देख लीजिए ना, गरीब जो जनता है उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। छात्र एवं छात्राएं जो है उनको जो है ये सिर्फ ये चाहते हैं, क्योंकि इनके पास ये खुद एजुकेटेड नहीं है, ये नौवीं फेल है,
ये जो नौवीं फेल 2 मर्तबा का डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री हो जाए तो वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी वो आप भी जान सकते हैं। यदि अगर इनके पास तालीम होती और ये एजुकेटेड वेल एजुकेटेड होते तभी इनको तालीमी म्यार समझ में आता और छात्र एवं छात्राओं के दुख और दर्द को समझ में आता। तो इसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव जी भी हैं और माननीय नीतीश कुमार जी भी हैं। मगर मैं माननीय नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब वो आए हैं तो मेरा बचपना था और मैं अभी भी देख रहा हूं उनके आने से शिक्षा में कुछ सुधार हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले अल्पसंख्यकों का वजीफा का हो या छात्रवृत्ति का हो या स्कॉलरशिप का, उसको पूर्ण रूप से 2023-24 सेशन में बंद कर दिया गया है जी, तो आपको मैं बताता हूं कि जैसे कि आपने स्कॉलरशिप की बात की, तो चाहे वो छात्रवृत्ति हो चाहे वो पोशाक राशि हो, पहले ऐसा होता था कि वाउचर बना करके जो एचएम हुआ करते थे, हेडमास्टर हुआ करते थे, वो देते थे। अब ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि शायद सब कुछ जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया जाता है। मगर मैं केंद्र सरकार और खास करके बिहार सरकार से हम रिक्वेस्ट और ये विनती करते हैं कि जो है अल्पसंख्यक समाज का जो भी स्कॉलरशिप और जो हमारा हक है हम अब वो जो है छीन करके लेंगे और सत्ते में जो है हम उनसे लेकर के रहेंगे। यदि इन्होंने हमारा हक नहीं दिया तो इस अधिकार की लड़ाई को हम लड़ेंगे। हमने अपने आप से संकल्प लिया है, अहद किया है कि इस वक्त से लेकर मौत की शाम तक जिस तरीके से बिहार से ही सत्याग्रह शुरू करके गांधी जी ने उन गोरों को भगाने का काम किया था, इसी तरीके से मुशाहिद रजा ने भी संकल्प लिया है कि हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि इन चोरों को नहीं भगा देंगे और जालिमों को जालिम कहेंगे, हक को हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे। ना हम झुकेंगे, ना हम बिकेंगे और ना हम दबेंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है, आजाद भारत में ये हमें आजादी बोलने की भी है, खाने पीने की भी है, मगर हम अपने हक और अपने अधिकार को मांगना नहीं बल्कि अब छीनने की जरूरत है। छीनना पड़ेगा और इनका बहिष्कार करके अपनी ताकत का मुजाहिरा करके इनको इनकी हैसियत और इनकी औकात बताना पड़ेगा। तभी जो है हमको और हमारे अल्पसंख्यक समाज को, दलित समाज को जो है उनका हुकूक और उनका अधिकार मिल पाएगा। वरना ये चाहते हैं कि ये कलम नहीं पकड़े, ये वंचित रखना चाहते हैं। लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि सभी पार्टियां हो, जितने भी युवा क्रांतिकारी इस पर लोकसभा में लड़ रहे हैं, सभी ने स्टाम्प पेपर पर अपना पोर्टफोलियो जाहिर किया है। क्या आप इस पर आप खुद ने अपना पोर्टफोलियो बनाए जो समाज के बीच में मत मांगने के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, मेरे बहुत सारे कंसेप्ट हैं और हमारे जो बहुत सारे कंसेप्ट 120 से ज्यादा कंसेप्ट है। जनता मालिक के पास जाएंगे क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से काउंटिंग कराना तो जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है छूट जाएंगी, बहुत सारी चीजें जो है हम बयान यानी बाइट में दे दें। तो इसलिए हम जहां जहां जा रहे हैं, जो भी हमारा कंसेप्ट है, हम जनता मालिक को जाकर के बताएंगे और जनता मालिक है इस लोकतांत्रिक देश में, जो उनका फैसला होगा वो मुझे स्वीकार है। जल्दी से करो सब्सक्राइब।